कि बकरी नाटक के जो पात्र हैं वो कौन कौन हैं। विपत्ति, दुर्जन सिंह, सत्यवीर, कर्मवीर, सिपाही, युवक, भिष्टी आदि इस नाटक के पात्र हैं। तो ध्यान रखेंगे भिष्टी वो है जो बकरे के या बकरी के खाल में पानी भर के सड़क सींचता है। दुर्जन सिंह, सत्यवीर और कर्मवीर ये तीनों एक डाकू रहते हैं जो बाद में नेता बन जाते हैं। दुर्जन सिंह बड़ा नेता होता है, सत्यवीर कर्मवीर उसके चेले होते हैं और सिपाही इन तीनों का साथ देता है। ठीक है, युवक जो है वो क्रांतिकारी है और विपत्ति की बकरी रहती है जिसको चोरी करके गांधी जी की बकरी सिद्ध करते हैं दुर्जन सिंह, सत्यवीर, कर्मवीर और सिपाही, ये चारों। तो इसे ध्यान रखेंगे ये पॉइंट्स, और इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना हो तो आप हमारे बकरी नाटक का जो हमारा वीडियो है उसे ध्यान से जाकर के एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि परीक्षाओं की दृष्टि से अभी फ़िलहाल इतना ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंदूर की होली नाटक किस प्रकार का नाटक माना जाता है। ऑप्शन आदर्श प्रधान, पौराणिक, समस्या नाटक, समाज सुधार संबंधी नाटक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा समस्या नाटक। सिंदूर की होली एक समस्या नाटक है। इसके नाटककार कौन हैं? तो ध्यान रखेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली के नाटककार हैं। अब इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं वो यहाँ पे आप रिवाइज कर लें। ध्यान रखेंगे इसके नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। इनका जन्म 18 दिसंबर 1903 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1903 में, क्योंकि जन्मक्रम वाले जो प्रश्न बनते हैं वहाँ से भी आप उसके लिए भी ये तथ्य तैयार कर सकते हैं कि 1903 में इनका जन्म हुआ है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। यशपाल जी का भी संभवतः 1903 ईस्वी में है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। यशपाल के जन्म के बारे में भी हमने अपनी पिछली क्लास में बताया हुआ था कि 1903 में उनका जन्म हुआ है। तो 1903 में लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हैं, ध्यान रखिएगा, आजमगढ़ ज़िले में इनका जन्म हुआ। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष, सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1934 ईस्वी, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये भी बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इस नाटक की भूमिका किसने लिखी। ये नाटक 1934 का है और 1934 में ही इसकी भूमिका लिखी है राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने। तो ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही इस नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो सिंदूर की होली नाटक में कुल 3 अंक हैं आपको। इसके अलावा और जो बात ध्यान रखने योग्य है वह है कि इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो सिंदूर की होली नाटक में जो प्रमुख पात्र हैं रजनीकांत, मुरारीलाल, चंद्रकला, मनोरमा, मनोज शंकर, माहिर अली, भगवंत सिंह, हरनंदन सिंह और डॉक्टर, इतने लोग इस नाटक के पात्र हैं, जिसमें रजनीकांत जो है वो भगवंत सिंह का भतीजा है, यानी चचेरे भाई का बेटा है, जिसकी हत्या करवाने का पूरा षड्यंत्र भगवंत सिंह करते हैं, जो एक राय साहब भी हैं, जमींदार हैं। इसमें शुरुआत होती है नाटक की मुरारीलाल से। मुरारीलाल एक जज या बड़े वकील के रूप में हैं, जिनका एक मुंशी है माहिर अली नाम से। ठीक है, और मुरारीलाल की ही बेटी का नाम है चंद्रकला, जो कि 20 वर्ष की है, और उसकी एक सहेली है मनोरमा, जो कि 18 वर्ष की है। तो ये सारे पात्रों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये पात्र सिंदूर की होली नाटक से हैं। अगर मान लीजिए मिलान वाले प्रश्न आते हैं या इनमें से कौन से पात्र इस नाटक में नहीं है, तो इस तरह के अगर प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से इन्हें कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, इलियट का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन कल्पना का सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। इलियट के सिद्धांत का नाम निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है। रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत है। कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का है। तो ये बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको रिवीजन करा दे रहे हैं इलियट के विषय में, कि इलियट का जन्म आपको ध्यान रखना है 1888 ईस्वी में अमेरिका में हुआ है। द क्राइटेरियन पत्रिका के संपादक रहे हैं इलियट। द वेस्टलैंड इनकी एक रचना है, 1948 में इसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नाम का इनका एक शोध प्रबंध है, यानी थीसिस जो इनकी है उसका नाम है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट
इनकी आलोचना का मूल आधार लेख है। कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछे कि ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट किसकी आलोचनात्मक रचना है या लेख है, तो इलियट का है, इसे ध्यान रखेंगे। एक बात और हमने आपको बताई थी कि इलियट का जो मूर्त विधान है भारतीय रस सिद्धांत के विभावन व्यापार के तुल्य है। तो इतनी बातें आप इलियट से संबंधित ध्यान रखेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में हालांकि इसे पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे के प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? ऑप्शन अब्दुल रहमान, अब्दुल कलाम, मलिक मोहम्मद, अबुल हसन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा अबुल हसन। ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वो अबुल हसन था। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? शुद्धाद्वैतवाद जो दर्शन है उसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? ऑप्शन शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वल्लभाचार्य। ध्यान रखिएगा, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है? प्रबोध चंद्रोदय मूल कृति है और उसका अनुवाद है भारतेंदु का कौन सा नाटक? ऑप्शन में है मुद्रा राक्षस, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पाखंड विडंबन। प्रबोध चंद्रोदय का अनुदित रूप है पाखंड विडंबन भारतेंदु का। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो विद्या सुंदर इनका अनुदित नाटक है वो संस्कृत की चौर पंचाशिका का अनुदित रूप है। तो इनकी जो भी नाटक हैं भारतेंदु के, वो किन मूल रचनाओं के अनुदित रूप हैं उसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछता है कि किस मूल नाटक का अनुदित रूप है या कौन सा नाटक इनका अनुदित है, कौन सा मौलिक है। ये सारे डिफरेंस आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि भारतेंदु से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, क्योंकि भारतेंदु ने बहुत अधिक नाटक लिखे हुए हैं, लगभग 17 नाटक लिखे हुए हैं भारतेंदु जी ने, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा लेखक छायावादी आलोचक माना जाता है? ऑप्शन नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, इंद्रनाथ मदान, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी को छायावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, तो इसे ध्यान रख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक रचना मानता है? अर्ध प्रामाणिक की बात हो रही है। ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कर्नल टॉड, डॉक्टर वूलर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक या जाली कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। प्रामाणिक कौन मानता है? कर्नल टॉड। तो इतने लोगों के नाम आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से रिवीजन हो जाएगा और आप इन प्रश्नों के बहाने उन पॉइंट्स को एक बार अपने जिस भी पुस्तक से आप रिवीजन करते हो वहाँ पहुँच करके फिर से एक बार देख लीजिए, कौन प्रामाणिक मानता है, कौन अर्ध प्रामाणिक मानता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन विद्वान पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानता है? अब देखिए, अभी हमने अर्ध प्रामाणिक की बात की और वहाँ पर नाम आ रहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यहाँ पर कौन विद्वान है जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानता है? तो ऑप्शन मिस्टर बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुनीति कुमार चटर्जी, वूलर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है मिस्टर बंधु। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मान, तो ये बात यहाँ से आपको ध्यान रखनी है कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं कर्नल टॉड, मिस्टर बंधु, इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृताभास हिंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन अपभ्रंश का लोक प्रचलित रूप, प्राकृत का लोक प्रचलित रूप, प्राकृत का साहित्यिक रूप, कवियों द्वारा व्यवहृत अपभ्रंश भाषा। तो प्राकृताभास हिंदी जब
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं तो उससे तात्पर्य क्या लगाते हैं? इसका सही उत्तर है कवियों द्वारा व्यवहृत अपभ्रंश भाषा। जो कवियों के द्वारा प्रयोग हो रहा था अपभ्रंश भाषा का, यानी साहित्यिक अपभ्रंश भाषा, लोक प्रचलित नहीं साहित्यिक, तो प्राकृताभास हिंदी से ये तात्पर्य है, आपको यहाँ इसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है पुष्यदंत का आदि पुराण और उत्तर पुराण किस छंद में रचित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। पुष्यदंत का आदि पुराण, 2 रचनाएं हैं इनकी, ये पहले ध्यान रखिए, आदि पुराण और उत्तर पुराण किस छंद में है? ऑप्शन दोहा, चौपाई, पद्धड़िया और सवैया। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है चौपाई। पुष्यदंत का आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाई छंद में रचित है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? ऑप्शन लुइपा, सरहपा, डोम्बिपा, शबरपा। तो इसका सही उत्तर क्या है? आगे देखते हैं, आदिकाल के निर्धारण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रयुक्त अपभ्रंश पुस्तकों में निम्न में से कौन सी नहीं है? आदिकाल के निर्धारण में शुक्ल जी 12 पुस्तकों का नाम लेते हैं, जिसमें कुछ अपभ्रंश पुस्तकें भी शामिल हैं। उसमें कौन सी नहीं है? ऑप्शन विजयपाल रासो, बीसलदेव रासो, कीर्तिलता, हम्मीर रासो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बीसलदेव रासो। आदिकाल के निर्धारण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 12 पुस्तकों का वर्णन किया हुआ है, 12 पुस्तकों के आधार पर निर्धारित किया है, जिसमें 4 अपभ्रंश की पुस्तकें हैं, जिसमें बीसलदेव रासो नहीं है। उसमें है कौन कौन? ध्यान रखेंगे, विजयपाल रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका और हम्मीर रासो। 4 रचनाएं अपभ्रंश साहित्य की हैं, अपभ्रंश भाषा की हैं, ठीक है। उसमें बीसलदेव रासो नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा कौन सी मानी है? उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा और उसमें जो हिंदी साहित्य के आरंभ की जो सीमा है, आरंभिक सीमा, वो क्या मानी है? ऑप्शन 693, 695, 697, 699। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 693 ईस्वी। 693 ईस्वी से उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत की है। कहाँ तक? 1693 ईस्वी तक, यानी 1000 वर्षों का इतिहास लिया है और भक्ति काल तक ही अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की सीमा उन्होंने रखी हुई है। ये प्रश्न में संभवतः आया था कि निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक भक्ति काल तक ही अपने इतिहास की सीमा रखता है? तो रामकुमार वर्मा जी का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मन के चंचल विकारों को काव्यशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो मन के जो चंचल विकार हैं काव्यशास्त्र की भाषा में उनका क्या नाम है? ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है संचारी भाव। जो भाव संचरित होते रहते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं, वो चंचल होते हैं और चंचल विकारों को काव्यशास्त्र की भाषा में संचारी भाव कहते हैं। यही व्यभिचारी भाव नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला ने अपने यौवन को क्या कहकर संबोधित किया हुआ है? साकेत का नवम सर्ग, उसमें अपने यौवन को क्या कहकर संबोधित करती है? ऑप्शन मदमाती, बालक, अल्हड़, आग। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बालक, ठीक है। मेरे यौवन चपल बाल, तो उसमें वो कहती है, तो बालक की तरह चंचलता अपने यौवन को वो उसमें बताती है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। किस वर्ष साकेत प्रकाशित हुआ है और इसमें कितने सर्ग हैं, ये आप बताएं। अगला प्रश्न है कबीर के बीजक का भाग नहीं है? ऑप्शन साखी, रमैनी, सतबानी, सबद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सतबानी। सतबानी कबीर के बीजक का भाग नहीं है।
ध्यान रखना है आपको। कबीर की समस्त रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से उनके शिष्य धर्मदास ने किया। और बीजक के कुल 3 भाग हैं। पूछा जाता है कई बार कि बीजक के कुल कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से? साखी, सबद और रामायणी। रामायणी माने रामायणी। तो इसे ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास कौन विद्वान मानता है? ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो हमने इसे अपनी पिछली क्लास में भी आपको बताया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, दोहराया तिहराया या कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही उत्तर है आपको ध्यान रखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है ये कि भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा है? ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा है? इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ज्ञान राशि का संचित कोश कहा है, इसे ध्यान रखेंगे आप। आगे देखते हैं, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता की यह परिभाषा देने वाले आचार्य कौन हैं? ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। और हमने पिछला प्रश्न पढ़ा कि ज्ञान राशि का संचित कोश, ये दोनों कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, कविता और नाटक अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं, कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। तो कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है। तो प्लेटो के संदर्भ में ये पूर्णतः असत्य है। ठीक है। बाकी कविता और नाटक अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, वही कहते हैं। काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं, कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है, ये सारी बातें प्लेटो कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस नाटक में विदेशियों से भारत के संघर्ष और विजय की थीम उठाई गई है? ऑप्शन अनघ, चंद्रगुप्त, अंधायुग, अंधेर नगरी। तो कौन सा नाटक है जिसमें विदेशियों से भारत के संघर्ष और विजय की थीम उठाई गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद का जो चंद्रगुप्त नाटक है उसमें सिकंदर के आक्रमण की घटना है, जो कि विदेशियों से भारत के संघर्ष की विजय की थीम उसमें ली गई है। अगला प्रश्न है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये चंद्रगुप्त नाटक में यह गीत कौन गाता है? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, सुवासिनी, अलका, कार्नेलिया, कल्याणी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त नाटक में यह गीत अलका गाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह गीत किस नाटक से उद्धृत है? अरुण यह मधुमय देश हमारा। ऑप्शन चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर क्या है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक का यह गीत है। अब ये कमेंट करके आप बताएं कि चंद्रगुप्त नाटक में यह गीत कौन गाता है? अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत कौन गाता है? अगला प्रश्न है, मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं, यह प्रसिद्ध कथन किस रचना से उद्धृत है? ऑप्शन चंद्रगुप्त, अंधायुग, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आषाढ़ का एक दिन।
आषाढ़ का एक दिन नाटक में ये कालिदास के बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो कि बार बार पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। वे कहते हैं कि मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत यानी खरीदे जाने योग्य नहीं हूँ। तो ये बात मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में है। तो ये ध्यान रखना है, आषाढ़ का एक दिन से है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कुल 3 अंक है, आपको ध्यान रखना है, कुल 3 अंक, और 1958 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। अभी हमने सिंदूर की होली नाटक के बारे में भी पढ़ा शुरुआत में। सिंदूर की होली नाटक में भी कुल 3 अंक हैं, 1934 में वो प्रकाशित हुआ है। तो 3 अंक वाले नाटक कौन कौन से हैं? आषाढ़ का एक दिन, सिंदूर की होली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए। असत्य कौन सा है? रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं। दूसरा, लक्षण मुक्त कविता ही वास्तव में आदिकाल का प्राण तत्व है। रीतिकालीन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार काव्य लिखना पड़ता था उन्हें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि से मानते हैं। तो देखिए ये कथन तो सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि से मानते हैं। रीतिकालीन कवियों को अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार लिखना पड़ता था, ये भी सही है। लक्षण मुक्त कविता ही वास्तव में रीतिकाल का प्राण तत्व है। यहीं ए और बी में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कथन सही होगा, यानी असत्य कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे, पहला वाला ऑप्शन असत्य है कि रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। ये गलत है, क्योंकि अधिकांश क्या पूरा रीतिकाल के जितने लक्षण ग्रंथ हैं वो संस्कृत लक्षण ग्रंथों की परंपरा की ही छाया है, उसी का अनुकरण है। तो पूर्णतः मुक्त होने की बात ही नहीं है। तो यही पहला वाला कथन असत्य है। बाकी ये तीनों कथन रीतिकाल के बारे में सत्य हैं। तो जो सत्य हैं उन्हें आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कविकुल कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ग्वाल कवि, श्रीपति, सूरत मिश्र, दुलह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दुलह। कविकुल कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता दुलह हैं। अगला प्रश्न है। अंजो दीदी नाटक का मंचन इलाहाबाद के लक्ष्मी टॉकीज में किसके निर्देशन में हुआ? ऑप्शन सत्येंद्र शरद, राज जोशी, गिरीश रस्तोगी, मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद के लक्ष्मी टॉकीज में राज जोशी के निर्देशन में अंजो दीदी नाटक का मंचन हुआ है। अंजो दीदी नाटक में कितने अंक हैं? 2, ध्यान रखना है, और दोनों अंकों में 20 वर्षों का अंतराल है। हमने अंजो दीदी नाटक पर एक विशेष क्लास भी बनाई हुई है यूपी हायर के दौरान, आप उसे देख सकते हैं। उसमें परीक्षाओं की दृष्टि से लगभग जितने भी आवश्यक तथ्य होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये अलग बात थी कि यूपी हायर की परीक्षा में रचनाओं से एक भी प्रश्न नहीं आए, जबकि आप लोगों के पास कंटेंट बहुत अच्छे थे, सबकी तैयारियां बहुत अच्छी थी। फिर भी हरियाणा को भी उसी तरीके से आप सामान्य से सामान्य और रचनाओं से आधारित विशिष्ट जितने प्रश्न हो सकते हैं दोनों तरीके से अपने आप को तैयार रखिएगा। चाहे अति सामान्य प्रश्न पूछे जाएं और चाहे रचनाओं पर आधारित बहुत कठिन पूछे जाएं, सब के लिए आपको तैयार रहना होगा। ठीक है, परिंदे कहानी में मिसवुड कौन है? तो हमने इसे आपको पढ़ाया हुआ था कि परिंदे कहानी निर्मल वर्मा। इसमें जो मिसवुड हैं वो प्रिंसिपल रहती हैं, ध्यान रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन लाल पान की बेगम, रसप्रिया, ठेस, तीसरी कसम। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रसप्रिया। रसप्रिया कहानी का पात्र है मृदंगिया, इसे ध्यान रखेंगे। रेणु की कहानी है। रसप्रिया कहानी में पंचकोड़ी मृदंगिया किसकी राह देख रहा था? ऑप्शन शोभा मिसर, करमू, जोगिंदर झा, मोहना। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मोहना। मोहना एक बच्चा रहता है जिसे वो
रसप्रिया सिखाना चाहता है, क्योंकि उसकी मोहक छवि है, उसकी आवाज़ मोहक है। और मृदंगिया जो है वो मूल गायक के रूप में जो संगीतज्ञ होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, उस रूप में वो बचपन से उसकी ट्रेनिंग हुई रहती है। जो लोक कलाकार होते हैं उसमें मूल गायनी बोलते हैं, जो संगीतज्ञ होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं। और वो रसप्रिया को, मोहना को सिखाना चाहता था, और दिन भर उसने, आप कहानी में देखेंगे तो दिन भर मोहना का इंतज़ार करता रहता था कि मोहना आए और उसे वो रसप्रिया सिखा दे। तो एक लोक कलाकार का जो मन होता है, जो हृदय है, वो बहुत संवेदनशील है। इसमें जो पचकौड़ी मृदंगिया है वो चाहता है कि अपनी कला को किसी एक योग्य शिष्य में, योग्य बालक में उसे वो ट्रांसफॉर्म कर दे, जिससे वो आगे बढ़ती रहे। और मोहना में वो संभावना उसे दिखती है, इसलिए वो कोशिश करता रहता है कि मोहना को वो रसप्रिया सिखा दे। तो उसकी राह देखता रहता था कि वो कब आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में किस पात्र को तहसीलदार का रुटिया गवाह कहा गया है? ऑप्शन सुमिरत दास, कालीचरण, बालदेव, रामकृपाल सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान रखिएगा, तहसीलदार का रोटिया गवाह सुमिरत दास को कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें कथन है, जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते, दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। यह कथन किस पात्र के प्रति है? ऑप्शन होरी का गोबर के प्रति, राय साहब का होरी के प्रति, धनिया का होरी के प्रति, झुनिया का माता दिन के प्रति। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है धनिया का होरी के प्रति। ये कथन ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पराये धन से भी कहीं घर भरता है, ताई कहानी में किसके द्वारा कहा गया ये कथन है? ताई विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, उनकी कहानी है। पराये धन से भी कहीं घर भरता है, ऐसी बात कौन कहता है? ऑप्शन चुन्नी, रामेश्वरी, मनोहर, बाबू रामजी दास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रामेश्वरी। रामेश्वरी कहती है कि पराये, यानी कि उसके अपने बच्चे नहीं होते हैं, और वो ये बात कहना चाहती है कि दूसरों के बच्चे से अपना घर नहीं भरता है। तो इस तरह की बात उसमें है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की किस कविता में वात्सल्य प्रेम की रसधारा का स्पष्ट चित्रण किया गया है? वात्सल्य प्रेम की। ऑप्शन बादल को घिरते देखा है, गुलाबी चूड़ियाँ, अकाल और उसके बाद, कालिदास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है गुलाबी चूड़ियाँ। गुलाबी चूड़ियाँ एक कविता, छोटी सी कविता है नागार्जुन की। आप लोगों ने यदि पढ़ी होगी कि एक छोटी सी 6 साल की बच्ची होती है और उसका पिता ट्रक ड्राइवर रहता है, तो वो ट्रक के जहाँ वो ड्राइव करता है, बैठा रहता है, वहाँ पर स्टीयरिंग के ऊपर अपनी छोटी छोटी गुलाबी चूड़ियाँ बांध के लटका देती है। तो उसी दृश्य को देख के नागार्जुन के मन में जो भाव है कि एक ट्रक ड्राइवर है तो क्या हुआ, एक 6 साल की छोटी बच्ची का पिता तो है, तो इस तरह से वो कविता आगे बढ़ती है। तो ये वात्सल्य प्रेम की रसधारा का उसमें चित्रण है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास में बंटी की माँ का क्या नाम रहता है? ऑप्शन मीरा, मालती, शकुन, सुनंदा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है शकुन। अजय और शकुन, अजय उसके पिता का नाम रहता है, शकुन उसकी माता का नाम रहता है। ठीक है, मीरा उसकी सौतेली माँ रहती है। अजय जब विवाह कर लेता है दूसरा, तो उसे ध्यान रखिएगा, ये सारे पात्र हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। इस पंक्ति में अज का क्या अर्थ है? ऑप्शन ईश्वर, पति का नाम, बकरा, कामधेनु। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पति का नाम। ठीक है, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। ये कालिदास सच सच बतलाना कविता नागार्जुन की है, उसकी ये पंक्ति है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जवानी यूं ही अंधी होती है बहू जी, फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी, महासत्यानाशी। फूफी का यह कथन किस उपन्यास में है? ऑप्शन त्यागपत्र, महाभोज, आपका बंटी, पुनर्नवा। तो इसे ध्यान दीजिएगा, यह है
आपका बंटी उपन्यास से। तो संभवतः ये सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है। इस उपन्यास में सब कुछ किया पर छोटा काम कभी नहीं किया। यह कथन किस रचना से उद्धृत है? तो ऑप्शन में राग दरबारी, मैला आंचल, आवारा मसीहा, चिड़ों पर चांदनी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा। उसी में वे कहते हैं कि मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है। इस उपन्यास में सब कुछ किया पर छोटा काम कभी नहीं किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा। एक और प्रश्न देख लीजिए। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। ये कथन ध्यान रखिएगा। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। यह कथन किसका है? ऑप्शन अमीर खुसरो, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक किसे माना जाता है? उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक कौन है? ऑप्शन रामानंद, रामानुजाचार्य, तुलसीदास, राघवानंद। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रामानंद। भक्ति उपजी द्रावणी लाए रामानंद। तो रामानंद का नाम उत्तर भारत में राम भक्ति साहित्य को प्रेरित करने में, आगे बढ़ाने में नाम लिया जाता है। कुछ प्रश्न ऊपर जो छूटे हुए हैं वो पाठ्यक्रम के नहीं हैं, इसलिए हम इसे आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है वो रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में देखा गया? तो इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा, गोदान है। गोदान में इसका जिक्र आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य का विवेचन करते हुए चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया हुआ? ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की परीक्षाओं में, यूजीसी नेट में भी पूछे गए हैं, तो आपको सतर्क रहना है इन प्रश्नों से। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर है सूरदास। सूरदास के काव्य का विवेचन करते हुए भ्रमर गीत सार की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चकपकाहट शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके काव्य को हिंदी संस्कृत की खिचड़ी कहते हैं? ऑप्शन सूरदास, रहीम का काव्य, रसखान का काव्य, केशवदास का काव्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान रखेंगे, हिंदी संस्कृत की खिचड़ी रहीम के काव्य को कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने ग्रंथ के रूप में किस पुस्तक को हिंदी की पहली रचना माना है? ऑप्शन श्रावकाचार, ढोला मारूरा दूहा, चंदायन, पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है देवसेन कृत श्रावकाचार। श्रावकाचार को पुस्तक के रूप में हिंदी की पहली रचना मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, हिंदी की और पहली रचनाएं जो भी मानी जाती हैं, लेकिन पुस्तक के रूप में हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार को माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। आगे देखते हैं, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और अरुचोर, इनमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन यमक, श्लेष, रूपक, अपनहुति। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है श्लेष। श्लेष यानी चिपका हुआ, दो अर्थ जिसमें हो। सुबरन, सुबरन मीन्स हो गया सुवर्ण। सुवर्ण कवि के लिए सुवर्ण सुंदर वर्ण, कामी के लिए सुवर्ण गौर वर्ण, और चोर के लिए सुवर्ण स्वर्ण यानी कि सोना। तो देखिए, एक ही सुबरन जो है वो तीनों के लिए, कवि, कामी और चोर, तीनों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो इसमें श्लेष अलंकार है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले मौलिक उपन्यासकार की संज्ञा दी है? ऑप्शन काशीनाथ खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, लज्जाराम मेहता। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है किशोरीलाल गोस्वामी।
किशोरीलाल गोस्वामी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले मौलिक उपन्यासकार की संज्ञा दी है। ध्यान रखिएगा, इसे महत्वपूर्ण चीज है और नया प्रश्न है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके लेखों के बारे में यह कहा कि इनके लेखों का पूरा आनंद उन्हीं को मिल सकता है जो बहुज्ञ या कम से कम बहुश्रुत है? ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उन्होंने लिखा कि इनके लेखों का पूरा आनंद उन्हीं को मिल सकता है जो बहुज्ञ हो, जो ज्ञाता हो, बहुत अलग अलग विषयों की जानकारी हो, जिनकी नॉलेज बहुत व्यापक हो और कम से कम बहुश्रुत हो, जिसने बहुत कुछ सुना हो, जाना हो, समझा हो। तो देखिए, गुलेरी जी के बारे में तो ये कह रहे हैं, और जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों के बारे में लिखते हैं तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इनके जो निबंध हैं वो मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिखे गए हैं। दोनों बातें देखिए विपरीत हैं। गुलेरी जी के विषय में क्या कह रहे हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में क्या कह रहे हैं, तीन बातों को ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, यूरोप वालों को हमारी आध्यात्मिकता बहुत पसंद आती है, यह कथन किस आचार्य का है? ऑप्शन भारतेंदु, गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका ध्यान रखिएगा, सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वे लिखते हैं कि यूरोप वालों को हमारी आध्यात्मिकता बहुत पसंद आती है। अगला प्रश्न है, पाई महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन उपमा, संदेह, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भ्रांतिमान। भ्रांति हो रही है क्योंकि पाई महावर दैन को नाइन बैठी आए, महावर लगाने के लिए नाइन आई हुई है, बैठी है, और उसके पैर की लालिमा इस रूप में है कि उसे लगता है कि पहले से इसमें महावर लगी हुई है। भ्रांति हो रही है, संदेह नहीं, भ्रांति है उसके पैर की लालिमा देख के। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको एकदम कंठस्थ ही होना चाहिए, और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, हमने ये सारे प्रश्न आपके लिए कलेक्ट किए हुए हैं, और ये कई सारे प्रश्न रचनाओं पर आधारित हैं, जिससे आपके रचनाओं पर आधारित जो भी सेक्शन, जो भी यूनिट है, वो कवर हो जाती है और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इन सभी से। उम्मीद है आपके लिए ये उपयोगी होगा। फिर एक नई क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जब तक परीक्षाएं स्क्रीनिंग की होने वाली हैं, तब तक हम मौजूद होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।